गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी इज़राइल के विजिट पर हैं एंड यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जी के साथ मुलाकात करी एंड यहाँ पर वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको भी एड्रेस किया। एंड इस एड्रेस के अंदर प्रधानमंत्री जी ने बात कही कि जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा यहाँ पे किया गया इज़राइल के ऊपर एक तरह से जो अटैक था, टेररिस्ट अटैक था, उसको भारत पूरी तरह से कंडेम करता है। एंड साथ-साथ हम यहाँ पे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक पीसफुल सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आए। इनफैक्ट जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दैट इज़ यूएनएससी के द्वारा यहाँ पर एक रास्ता दिखाया जा रहा है कि कैसे गाज़ा के अंदर हम यहाँ पे शांति लेकर आ सकते हैं। उस पीस प्रोसेस को भारत पूरी तरह से सपोर्ट करता है। साथ ही साथ भारत पूरी तरह से यहाँ पर खड़ा है इज़राइल के साथ टेररिज्म की इस लड़ाई के अंदर। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी ने ये भी बात करी कि भारत के ऊपर भी काफ़ी बार टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश करी गई है और भारत ने हर बार यहाँ पर बिना किसी डबल स्टैंडर्ड्स के हमेशा ज़ीरो टॉलरेंस दिखाया है टेररिज्म के अगेंस्ट। सेम वही चीज़ यहाँ पे इज़राइल के कॉन्टेक्स्ट में भी देखने को मिल जाएगी। भारत और इज़राइल के बीच में जो रिश्ते हैं पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी वाटर मैनेजमेंट हो गया, जैसे आप लोगों ने ड्रिप इरिगेशन सुना होगा, एग्रीकल्चर हो गया, आपका टैलेंट पार्टनरशिप हो गया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर भारत और इज़राइल आज के समय कोऑपरेट कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आने वाले समय में हम और इज़राइल एक तरह से कोशिश करेंगे कि दोनों देशों के बीच में एक ट्रेड डील की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो डेफिनेटली दोनों देशों के जो रिश्ते हैं काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स थे पास्ट के अंदर, पर पिछले लगभग 25 साल के अंदर भारत और इज़राइल के रिश्ते काफ़ी बेटर होते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, डेट है आज की 26 फरवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो सी राजागोपालाचारी जी के बारे में डिस्कशन करना है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली। एक्चुअली पता क्या है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति भवन वाला एरिया, एक्चुअली ये पूरा ना हम इसको लुटियंस दिल्ली के नाम से जानते हैं। आप लोगों को पता होगा क्यों? क्योंकि देखो ये जो एरिया था पूरा का पूरा, खासकर दिल्ली की जो बिल्डिंग्स थी वो यहाँ पर बनाई गई थी बाय एडविन लुटियंस और साथ ही साथ इनके साथ थे जो हर्बर्ट बेकर। ये चीफ आर्किटेक्ट थे जिन्होंने न्यू दिल्ली को यहाँ पे डिज़ाइन किया। जब ब्रिटिशर्स ने अपनी राजधानी न्यू दिल्ली शिफ्ट करी उसके बाद अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर ये जो सारा डेवलपमेंट हुआ ना, ये एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जी के द्वारा यहाँ पे करा गया। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल वाइसराय हाउस ये 1929 में कंप्लीट हुआ, जो आज के समय आपको राष्ट्रपति भवन देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा की प्लानिंग हो गया और भी जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है ना, उनकी प्लानिंग इनके द्वारा ही यहाँ पे करी गई थी। बट आज के समय हम क्या कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें हैं, कॉलोनाइजेशन वाली चीज़ें हैं, उनको हम यहाँ पे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दरअसल में ना एडविन लुटियन का एक स्टैचू यहाँ पे लगा हुआ था राष्ट्रपति भवन के अंदर, उसको हटाया गया है एंड उसकी जगह के ऊपर जो सी राजागोपालाचारी जी हैं उनका एक बस्ट। बस्ट क्या होता है? बस्ट एक आप कह सकते हो स्टैचू ही है जहाँ पर उस पर्सन का हेड, उनके शोल्डर और उनकी चेस्ट यहाँ पे होती है। तो उसको यहाँ पे अनवील किया गया हमारी राष्ट्रपति जी के द्वारा। ये भी एक तरह से डीकोलोनाइजेशन का ही एक इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाएगा कि जो कॉलोनाइजेशन वाली चीज़ें थी उनको हमने हटाया एंड उनको रिप्लेस किया हमारे जो भारतीय हैं उनके साथ। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे सी राजागोपालाचारी जी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जिनको हम पॉपुलरली राजा जी के नाम से जानते हैं। दरअसल में भारत के मतलब इंडिपेंडेंट भारत के पहले और केवल एकमात्र इंडियन गवर्नर जनरल जो इंडिपेंडेंट इंडिया के हुए वो राजागोपालाचारी जी ही थे। और यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इन्होंने 1906 का जो कैलकाटा सेशन था, 1907 का जो सूरत कांग्रेस सेशन था, उसको यहाँ पे इन्होंने अटेंड किया। साथ ही साथ 1916 में होम रूल लीग को इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया। गांधी जी के साथ ही एसोसिएट हो गए आफ्टर 1919। इसके अलावा स्लेम म्यूनिसिपल काउंसिल को भी यहाँ पे इन्होंने प्रिसाइड किया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड खासकर अगर हम बात करें ना, जो सॉल्ट सत्याग्रह था उसमें जो तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु में आपको एक टाउन देखने को मिलेगा विदर्नियम के नाम से। इस टाउन के अंदर यहाँ पर जो सॉल्ट सत्याग्रह था उसको लीड किया गया था सी राजागोपालाचारी जी के द्वारा ही। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही फेमस आपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अपने पढ़ा होगा, वो है CR फॉर्मूला। एक्चुअली पता पॉइंट क्या था, 1944 में एक बहुत बड़ा डेडलॉक बन गया था बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड
मुस्लिम लीग। अब यहाँ पर सीआर फॉर्मूला एक ऐसा प्रपोजल था जिसके माध्यम से कोशिश ये करी गई कि दोनों की डिमांड्स कुछ हद तक यहाँ पे मैनेज करी जा पाए। तो इन्होंने दरअसल में बात पता क्या करी, इन्होंने बोला कि जो मुस्लिम लीग है ना, उसको सपोर्ट करनी चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन डिमांडिंग द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दोनों पार्टीज कोऑपरेट करके प्रोविजनल इंटरिम गवर्नमेंट एक तरह से फॉर्म करें, और आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाने के बाद क्या होना चाहिए कि ये देखा जाए कि मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, एंड एक प्लेबिसाइट वहां पे होना चाहिए। तो ये इनका एक आइडिया था, पर जो जिन्ना थे उन्होंने यहाँ पर इनको एक्सेप्ट नहीं किया इस पर्टिकुलर सजेशन को, क्योंकि उनको लगता था कि नहीं नहीं, हमें तो एक अलग से ही देश चाहिए। बट इनका फॉर्मूला था वो काफी पॉपुलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट यूपीएससी में यहाँ पे क्वेश्चन भी इसके रिगार्डिंग आ रखा है। साथ में अगर हम बात करें, मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर के तौर के ऊपर भी इन्होंने सर्व किया। स्वतंत्रता पार्टी इन्होंने फॉर्म करी 1959 में, जो कि मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स की यहाँ पे बात करती थी, राइट। तो इनको अपने जो काम थे उसके लिए इनको भारत रत्न से नवाजा गया 1954 के अंदर, और भारत रत्न से नवाजे जाने वाले ये पहले पर्सन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी बातें थी सी राजगोपालाचारी जी के बारे में जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है रिगार्डिंग महाराष्ट्र वसाई कैथेड्रल। दरअसल में पहले तो आप कैथेड्रल का मीनिंग समझो, ये होता है एक बहुत बड़ा चर्च। जैसे मान लो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ा जो चर्च होता है उसको हम कैथेड्रल के नाम से जानते हैं। अभी पता क्या हुआ है, ये आपको चर्च यहाँ पे देखने को मिल जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। बेसिकली जो पालघर है ना वसई में, वहां पर आपको ये चर्च आपको देखने को मिल जाएगा। अभी इसको ना यूनेस्को ने अवार्ड दिया है, अवार्ड ऑफ मेरिट का। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, नो, यहाँ पर अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है। पता है क्यों? क्योंकि लोकल लोगों ने ना इस चर्च को कंजर्व करने के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो एक्चुअली इस चर्च की थोड़ी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो लोकल लोगों ने इसको ठीक किया, इसकी मरम्मत करवाई। अब ये काफ़ी अच्छी शेप के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने अपने कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करने के अंदर अच्छा काम किया है, इसीलिए यहाँ पर ये अवार्ड ऑफ मेरिट यहाँ पे दिया गया है। ये जो दोस्तों आपका वसाई कैथेड्रल था, ये लगभग 475 साल पहले बना था। इन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बेसिकली पोर्टुगीज का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा कोंकण रीजन के अंदर, ठीक है ना। तो जो वसई था वहां पर भी इनका इन्फ्लुएंस था, तो उनके द्वारा ही यहाँ पर इस पर्टिकुलर चर्च को बनाया गया था। तो आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर ना आपको जो इस्तेमाल किया गया है वो है ट्रेडिशनल स्टोन, और आपका मड मोटर। मोटर होता है आपका एक तरह से मिक्सचर, ठीक है। इसमें आपका मिट्टी आ गया, पानी आ गया, हल्का फुल्का सीमेंट भी आ जाता है। पर ध्यान रखना, जो मॉडर्न वाला सीमेंट था ना वो इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पुरानी चीज़ों का ही इस्तेमाल यहाँ पे हुआ था। तो कहीं ना कहीं 16वीं सदी के अंदर किस तरह की इंजीनियरिंग थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है इस कैथेड्रल में। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, 4.5 करोड़ रुपया लगा के यहाँ पर, जो कि लोकल कम्युनिटी ने अपना पैसा लगाया था, उसके माध्यम से इसको यहाँ पे कंजर्व किया गया। तो पोर्टुगीज आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एक बेल टावर भी आपको देखने को मिलेगा, और काफी सारे ना हाथों से बने हुए एलिमेंट्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और उस टाइम के ऊपर लाइम, वुड, स्टोन, इन सब चीज़ों का ही हमने इस्तेमाल किया। जो पहले इस्तेमाल हुआ था उसी सेम चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, ताकि वो जो एंशियंट हेरिटेज है हमारा उसको हम यहाँ पे प्रिजर्व कर पाएं। तो इस तरह से जो अच्छा काम करते हैं उनको यूनेस्को इस तरह से अवार्ड देता है। तो ये जो हमें अवार्ड मिला है ना, ये कौन सा मिला है? ये अवार्ड हमें मिला है अवार्ड ऑफ मेरिट। एक्चुअली यूनेस्को बहुत सारे अवार्ड देता है, जैसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस हो गया, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन हो गया, अवार्ड ऑफ मेरिट हो गया, अवार्ड फॉर न्यू डिजाइन इन हेरिटेज कॉन्टेक्स्ट, अवार्ड स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अभी जो यहाँ पे महाराष्ट्र के वसाई कैथेड्रल को मिला है, दैट इज अवार्ड ऑफ मेरिट। और ये जो अवार्ड मिले हैं ये एशिया पैसिफिक ग्रुप्स के लिए यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है ना, कि एशिया पैसिफिक के क्रॉस किसी ने बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया हो। तो ऐसे अवार्ड्स 2000 के अंदर स्टैब्लिश हुए थे। 2025 में इनकी सिल्वर जुबली आपको यहाँ पे देखने को मिली। एंड इस तरह से कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कोई संस्था, कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, अगर कोई पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पे कंजर्व किया है, तो वहां पर उनको ये अवार्ड दिया जाता है। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है विद रिगार्ड्स टू पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, पीएफजी। अब ये टॉपिक बड़ा ही आपको इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, हमारे लोकसभा के स्पीकर आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम के ऊपर ओम बिरला जी हैं। उनका एक आइडिया था जिसको हमने यहाँ पे अब फाइनली हमने उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। आइडिया पता क्या है ये, कि एक्चुअली आप अंडरस्टैंड करो, हम चाहते हैं कि हमारे जो एमपीज हैं वो यहाँ पे दूसरे देशों के साथ अच्छी डिप्लोमेसी करें। अब आप बोलोगे सर उसमें तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी आती है। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी तो है ही है, पर क्यों ना हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी, या हमारे पार्लियामेंटेरियंस का एक ग्रुप
वो यहाँ पे दूसरे देशों के पार्लियामेंटेरियंस के साथ यहाँ पे कनेक्ट करे। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, रिप्रेजेंटेटिव टू रिप्रेजेंटेटिव, एक तरह से ये एक तरह से आपका सेकेंड ट्रैक चैनल डिप्लोमेसी हो जाएगी। इसके माध्यम से पता क्या होगा, एक ग्रुप बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने 11-11 एमपीस का एक ग्रुप बना दिया, चलो ठीक है। अब ये 11 एमपीस का ग्रुप क्या करेगा ना, दूसरे देशों के साथ जिनके साथ हमारे अपने रिश्ते हम अच्छा करना चाहते हैं, उनके साथ हम क्या करेंगे, एक पैनल बन गया अपने आप, तो उनके साथ कंटिन्यूसली वो टच में रहेंगे, उनके साथ कंटिन्यूसली एंगेज करते रहेंगे। तो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बन जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जो इंडिया इजराइल ग्रुप है ना, वहां पर आपको रविशंकर प्रसाद जी देखने को मिल जाएंगे। तो इन 11 एमपीज का जो ग्रुप होगा ना इनके अंतर्गत, वो यहाँ पे इसराइल के साथ अपने रिश्ते बेहतर करेगा, इनके साथ कंटिन्यूसली एंगेज करेगा, वहां के जो एमपीज वगैरह होंगे उनके साथ। ऐसे ही शशि थरूर जी होंगे इंडिया फ्रांस वाले के अंदर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिश्ते बेहतर करने के लिए अखिलेश यादव जी हैं, इंडिया यूएस में आपका बैजयंत पांडा जी हो जाएंगे, राइट। तो होता क्या है ना, इस तरह से 11-11 एमपीज के यहाँ पे ग्रुप बनाए गए हैं, ऐसे 64 पैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल 704 एमपीज का यहाँ पे ग्रुप को हमने 64 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। देखो ना, 64 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में 11-11 एमपीज, तो टोटल इस तरह से 704 एमपीज को हम यूटिलाइज करेंगे। एंड उनका काम क्या होगा कि दूसरे देशों के साथ कंटिन्यूसली यहाँ पे एंगेज करते हैं। ये होता है आपका सेकेंड ट्रैक डिप्लोमेसी, जो हमने यहाँ पे क्रिएट करने की तरह से कोशिश करी है। ठीक है, तो एमपीज इस तरह से यहाँ पे रूलिंग पार्टी से भी होंगे, ऑपोजिशन से भी होंगे, जो यहाँ पे इस तरह से काम करते रहेंगे एंड हमारे यहाँ पे इसको एंगेज करेंगे। यही है आपका पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप। इससे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी बेहतर हो पाएगी, कंटिन्यूसली हम डायलॉग करते रहेंगे फॉरेन लॉ मेकर्स के साथ, भारत का किस तरह से क्या स्टैंड है। और देखो इसमें क्योंकि रूलिंग पार्टी भी है, ऑपोजिशन पार्टी भी है, तो वही साथ में मिलकर कैसे काम किया जा सकता है, अलग अलग सेक्टर्स में कैसे कॉपरेशन इंक्रीज की जा सकती है, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस होती रहेंगी। यही है पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, पीएफजीस। ऑलरेडी बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस होती हैं, इंटर पार्लियामेंट्री फोरम्स होते हैं, अलग अलग कॉन्फ्रेंस में हम पार्टिसिपेट करते हैं। पर उसके अलावा एक नया मैकेनिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, दैट इज पीएफजी। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट। देखो सबसे पहले तो ये बात अंडरस्टैंड करो कि भारत में ना देखो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं रोड के रिगार्डिंग। इनफैक्ट ना हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज के जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने खुद पार्लियामेंट के अंदर एक्सेप्ट किया कि भारत अच्छा काम नहीं कर पाया है इन रिड्यूसिंग द डेथ्स रिलेटेड टू रोड एक्सीडेंट। क्योंकि देखो ये जो नंबर है ना, ये कम नहीं हो पा रहा हमसे। हर साल लगभग 1,60,000 या 1,70,000 इतने लाख लोग, मतलब 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो हर साल रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। तो नोटिस करेंगे हर साल, मतलब हर दिन अगर मैं बात करूं तो लगभग 600 लोगों की डेथ होती है। साल भर में ये नंबर 1,60,000 के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इससे देखो एक तो जान तो लोगों की जाती जाती है, साथ ही साथ अगर हम बात करें बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस भी होता है, हेल्थ केयर खर्चा एक तरह से बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी का नुकसान हो गया, काफ़ी सारे लोग लंबे समय के लिए डिसेबल हो जाते हैं, किसी की टांग चली जाती है, ठीक है, इन एक्सीडेंट्स के अंदर। तो ये सारी दिक्कतें हैं भारत के अंदर। और हमारे रोड इंजीनियरिंग में कुछ कमियां होना, ट्रैफिक का सही ढंग से इन्फोर्समेंट ना हो पाना, आपके साइनेज की कमी होना, या फिर व्हीकल्स अच्छे ना होना, है ना, उनकी सेफ्टी चेक प्रॉपर ना होना, ये सभी कारणों की वजह से ये हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। एंड इनफैक्ट एक बार कभी एक्सीडेंट हो जाए तो उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाना, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं अभी हमारे यहाँ पे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम अभी उतने अच्छे नहीं हैं, जिस वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर यूएन ने पता क्या किया है, यूएन ने भारत की 4 स्टेट्स के साथ मिलकर यूएन रोड सेफ्टी फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। अब इसमें क्या होगा, 4 स्टेट्स राजस्थान, केरला, तमिलनाडु, असम, यहाँ पर यूएन इन स्टेट्स के साथ काम करेगा और कोशिश करेगा कि कैसे रोड सेफ्टी गवर्नेंस हम यहाँ पे इंप्रूव कर पाएँ, कैसे हम यहाँ पे रोड सेफ्टी एक्शन प्लान यहाँ पे लेकर आ पाएँ, ताकि भाई ये जो डेथ्स है ना यहाँ पर हम इनको कम कर पाएँ। तो एक्चुअली हमारा ये जो डिकेड है, डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 से 2030, यहाँ हमारी कोशिश यही है कि 50% डेथ्स में यहाँ पे हम रिडक्शन यहाँ पे करें जो यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स के अंदर होती हैं। तो ये सारी जो फंडिंग है, ये यूएन रोड सेफ्टी फंड उसके द्वारा यहाँ पे फंड किया जाएगा, उसको कोऑर्डिनेट करेगा यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस। तो अभी फिलहाल के लिए 4 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट है। अगर फ़ायदा होगा इससे तो आगे जाके हम इसको और बाकी स्टेट्स के अंदर भी यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे। तो ये जो फंड है ना, यूएन रोड सेफ्टी फंड, ये दरअसल में 2018 में बनाया गया था इन न्यूयॉर्क, ताकि दुनिया भर के अंदर ये जो रोड सेफ्टी क्राइसिस है इसको हम यहाँ पे टैकल कर पाएँ। पर मेजर फोकस हमारा ये रहेगा रिगार्डिंग लो इनकम एंड आपकी जो मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था
एंड उसके रेजोल्यूशन के बेसिस के ऊपर ये मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड यहाँ पे क्रिएट किया गया ताकि हम अपने एसडीजी गोल्स को यहाँ पे अचीव कर पाएं। ये है आपका यूएन रोड सेफ्टी फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक है हमारा एक्साइज वज्र प्रहार 2026। सबसे पहली बात तो ये समझो कि इंडिया और यूएसए के बीच में ना डिफरेंट डिफरेंट एक्साइज होती हैं। जैसे एक होता है एक्साइज युद्धाभ्यास, ये इंडियन और यूएस आर्मी की है। फिर एक होती है वज्र प्रहार, ये स्पेशल फोर्सेस की एक्साइज देखने को मिलेगी। एक आती है कोप इंडिया, ये आपकी एयरफोर्स एक्साइज आपको देखने को मिल जाएंगी। ये तो इंडिया और यूएसए के बीच में है। पर इसी तरह से मल्टीलैटरल एक्साइज भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मालाबार एक्साइज आप सबने सुना होगा। इसमें इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों की नेवी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। अभी कौन सी एक्साइज चल रही है? एक्साइज वज्र प्रहार। कहाँ पे? ये आपका हिमाचल प्रदेश में बकलो में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर एक्साइज थी दरअसल 2010 में स्टार्ट हुई थी। 1 साल भारत में होती है, 1 साल यूएसए में होती है। इस बार के अंदर जो हिमाचल प्रदेश में हो रही है वहां पर 45 पर्सनल भारत की तरफ से एंड 12 पर्सनल आपको यहाँ पे यूएस आर्मी की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। तो उनकी स्पेशल फोर्सेस की आपकी एक्साइज है इंडिया और यूएसए के बीच में। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है रिगार्डिंग माइक्रो माइनॉरिटी टैग। देखो सबसे पहली बात तो माइनॉरिटी की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं ना माइनॉरिटी की, तो आपको पता होगा आर्टिकल 29 और 30 गारंटी करता है माइनॉरिटी को कि वो कंजर्व कर सकते हैं अपने कल्चर को और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ध्यान रखना, माइनॉरिटी कहीं पे डिफाइंड नहीं है, माइनॉरिटी डिफाइंड नहीं है संविधान के अंदर, पर इतना जरूर लिखा हुआ है 29 और 30 के अंदर कि माइनॉरिटीज अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब माइनॉरिटी स्टेटस अगर हम बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। पर एक बात समझना, मान लो एक माइनॉरिटी ग्रुप है, अब उसमें भी अंदर 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 छोटी छोटी क्लासिफिकेशन हो सकती है ना, हो सकती हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो हिंदुज्म के अंदर भी या सिखिज्म के अंदर भी अलग अलग अपनी अपनी कम्युनिटीज अपनी अपनी बन जाती हैं, राइट। तो काफी बार ऐसा होता है कि नहीं यार सारा बेनिफिट कुछ लोग ही ले जाते हैं, कुछ एक कम्युनिटी उस पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर उनको पर्टिकुलर बेनिफिट मिलता ही नहीं है ना। तो ये सारी समस्याएं कई बार हमें देखने को मिल जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि यार चलो हमने शेड्यूल कास्ट को कोई बेनिफिट दे दिया, पर क्या शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट उसके अंदर जितनी भी सभी सब कास्ट है क्या सबको मिल रहा है? क्या नहीं, हो सकता है कुछ सब कास्ट को ज्यादा बेनिफिट मिल गया, बाकी कुछ सब कास्ट को फायदा मिला ही नहीं, है ना, जिसको हम सब कैटेगराइजेशन बोलते हैं। तो ऐसे ही माइनॉरिटी ग्रुप्स का भी कई बार आता है कि भाई यार आप माइनॉरिटीज को तो चलो देख रहे हो, पर हम एक ऐसी माइनॉरिटी है जो बिल्कुल छोटी मात्रा के अंदर है या छोटी क्वांटिटी के अंदर है, हमें तो बेनिफिट किस चीज का मिला ही नहीं। तो इसी तरह से ना अभी पता क्या हुआ है, यहाँ पर सायरो मालाबार जो चर्च है ना, उसने बोला है कि हमें माइक्रो माइनॉरिटी स्टेटस यहाँ पे मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी क्लासिफिकेशन के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स उनको प्रॉपरली यहाँ पे नहीं मिल पा रहे। अगर उनको यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट चाहिए तो इसके लिए उनको माइक्रो माइनॉरिटी का स्टेटस उनको मिलना चाहिए। अब सवाल आता है कहीं पर माइक्रो माइनॉरिटी लिखा हुआ है? नहीं, संविधान यहाँ पर कोई माइक्रो माइनॉरिटी को इस तरह से यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अगर हमें क्लासिफिकेशन इस तरह से करना भी है ना, तो वहां पर राइट टू इक्वालिटी का हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि सबको बेनिफिट यहाँ पे मिले, ठीक है। बट एनीवेज इन्होंने यहाँ पे अपनी डिमांड करी है, तो थोड़ा सा हमें माइनॉरिटी और माइक्रो माइनॉरिटी के बारे में पढ़ना चाहिए था। बाकी ये जो साइरो मालाबार चर्च है, ये अपने आप में काफी पुराना आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब इनका जो ओरिजिन है ना, वो सेंट थॉमस द अपोस्टल, जो यहाँ पर 42 एंड 72 एडी के बीच में बहुत सारे लोग जो भारत में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, वहां से ओरिजिन इनका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इनका जो कनेक्शन है वो अभी भी जो चर्च ऑफ द ईस्ट है पर्शियन एम्पायर में, उनके साथ आपको कनेक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो केरला के अंदर मेजरली सेंटर्ड है, कोची के अंदर आपको इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी इन्होंने एजुकेशन के अंदर, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। एंड केरला की अगर हम बात करें ना, वहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर इनका बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी माइक्रो माइनॉरिटी टैग के बारे में जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से 8 शेड्यूल में किस किस लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था? एक बार ट्राई करना और कमेंट्स में इसका आंसर करने की आप कोशिश करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरे सामने, वो है विद रिगार्ड्स टू कि कौन से पार्ट में कौन कौन सी चीज़ इंक्लूडेड है। इसको आप ट्राई करके कमेंट्स में आप आंसर बता सकते हो। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखो बात ध्यान से सुनना, जब हम बात करते हैं ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, दरअसल में उनके पास पावर्स हैं कि वो पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, हिज राइट टू स्पीक, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड इवन अगर हम बात करें वो किसी कमेटी का मेंबर भी हो सकते हैं।
बट ध्यान रखना, अटॉर्नी जनरल ना वोट नहीं कर पाएंगे। वोट क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो मेंबर नहीं है। वो पार्टिसिपेट भले ही कर लें, बोल लें, अपनी सीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर लें, बट वोटिंग नहीं वो कर सकते। ठीक है। जब हम बात करते हैं ना सोलिसिटर जनरल की, या आप बात कर लो एडिशनल सोलिसिटर जनरल की, उनके पास ये सारी पावर्स नहीं होती हैं जो अटॉर्नी जनरल के पास होती हैं। तो यहाँ पर ना ये जो बात लिख रहा है कि अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल, नहीं भाई, सोलिसिटर जनरल को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है, अटॉर्नी जनरल को मिलता है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात करो, सेकंड कह रहा है अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ना, वो अपने रेजिग्नेशन को सबमिट करते हैं जब भी सरकार जिसने उसको अपॉइंट किया वो रिजाइन कर देती है। देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन में ना आपको ये लाइन बहुत 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 ध्यान से पढ़नी। कह रहा है संविधान के हिसाब से ऐसा लिखा हुआ है। नहीं, संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये ना एक प्रथा है, ये कन्वेंशन है कि यार चलो मुझे इस सरकार ने अपॉइंट किया था, अब ये सरकार चली गई है, अब मैं अपना आपको रिजाइन दे देता हूँ। बट ऐसा कहीं संविधान के अंदर मेंशन नहीं है, ये बस एक कन्वेंशन है। ठीक है। अटॉर्नी जनरल की टर्म क्या होनी चाहिए, ये कहीं संविधान में नहीं लिखा। क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ग्राउंड किस रिमूवल होना चाहिए, वो भी संविधान में नहीं लिखा हुआ। समझे मेरी बात को? तो संविधान यहाँ पे ज्यादा कुछ बात नहीं करता अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग, बट ये कन्वेंशन बन चुकी है कि हाँ यार कि वो नॉर्मली रिजाइन कर देते हैं। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लाइन जब भी आए ना बहुत ध्यान से पढ़ना। कई बार जो पीछे वाली लाइन ना होती तो वो सही है, पर संविधान में लिखा नहीं होता। कई बार वो प्रथा हो जाती है, कन्वेंशन हो जाती है। इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी अपने आप में गलत है। इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, नीदर वन नॉट। एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पे नोडल एजेंसी जो कि इंश्योर करती है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हो। आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। बहुत आसान क्वेश्चन अपने आप में ये देखने को मिलेगा। बाकी रही बात अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के रिगार्डिंग। देखो, ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी थी, ये 1974 में एस्टेब्लिश हुई थी, जब 1973 का ऑयल क्राइसिस आया था उसके बाद में। तो पहला स्टेटमेंट अपने आप में यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन की बात करें तो यहाँ पर नीति आयोग मॉनिटर नहीं करता, बल्कि आपका जो कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज हैं, जिसको कि कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर करते हैं, वो यहाँ पे देखता है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत है। विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो बिल्कुल हर 4 साल के बाद ही होते हैं, उसमें स्नो इवेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो दैट इज करेक्ट। एंड बूम के बारे में स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वो भी अपने आप में बिल्कुल सही है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।